Thank you, sir. It brings me immense pleasure to call someone who has successfully cracked this exam and has vast experience and knowledge of the topic at hand. Please welcome Mr. Rasik Hamid, KS 2021, on the podium with a huge round of applause. Dignified teaching and non-teaching staff of Quintessence classes, respected Rahil Amin Saab, my friend, my roommate, my inspiration, dear fellow aspirants and dear future aspirants, accept my Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन. I had many things in my mind to speak on before coming here, but seeing the G. Subbarao sir's book on ethics and aptitude over there changed everything in my mind, because my friend will tell you that I'm very emotionally related to that book. Just 2 months before my prelims examination, I had a courage to buy that book and start reading that. And how that book has impacted holistically on my preparation, I would like to speak for some minutes on the topic role of emotional intelligence in civil services examination preparation. Emotional intelligence is the ability to detect, to manage, and to regulate one's own emotions and emotion of others. The 5 components of emotional intelligence are self-awareness, self-regulation, internal motivation, social skills, and empathy. Now I will tell you how all these components impact the preparation of an aspirant. First one is self-awareness. Self-awareness means having a complete picture of oneself. You should be knowing your weaknesses to fix, and you should be knowing your strengths to polish. यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, उनको सीसेट पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, बट आप ही में से वो बच्चे होंगे जिनको पूरा साल सीसेट पढ़ना है. तो यू शुड बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है. तो दिस इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. यू शुड बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि आप क्या हो, आपको किस पे काम करना है और किस पे नहीं करना है. तो दूसरों की जर्नी को देख के अपने आप को जज नहीं करना है. पॉइंट 1. पॉइंट नंबर 2 इज सेल्फ रेगुलेशन. Self regulation means you have to regulate yourself, your emotions during this preparation. This preparation is very uncertain. कभी टेस्ट में अच्छा स्कोर आके आपको लगेगा इस बार टॉपर मैं ही हूं, नेक्स्ट दिन स्कोर अच्छा नहीं आएगा, लगेगा प्रीलिम्स भी नहीं होगा. तो यहां पे क्या करना है, जिस दिन आपको खुशी का दिन होगा उस दिन जरा उड़ना नहीं है. जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, उनको नहीं है नाज़े सफर. जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, उनको नहीं है नाज़े सफर. 2 कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं. एक दिन टेस्ट में अच्छा स्कोर आके कभी मत उड़ना कि बस हो गया मेरा, इस बार टॉपर मैं ही हूं. बिल्कुल नहीं. हैशटैग रुको जरा सब्र करो. बी काम, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ. जब तक न फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, तब तक ये कभी मत समझना कि आपने कुछ कमाया है. द रीजन बीइंग, इस बार 600 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया. इसका मतलब ये नहीं कि जो लिस्ट से ड्रॉप हुए फाइनल लिस्ट में उनको कुछ नहीं आता है. ट्रस्ट मी, वो शायद हमसे भी ज्यादा जानते होंगे. बट जस्ट यहां पे काम किसका है, सबर का. वो एक शेर है ना, ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके दिन संवरने वाले थे.
जस्ट आफ्टर मेंस यू हैव टू कीप काम, कि अभी कुछ नहीं हुआ है, फाइनल लिस्ट नहीं आया है, सो यू हैव टू रेगुलेट योर सेल्फ. दिस इज सेल्फ रेगुलेशन. थर्ड पॉइंट इज इंटरनल मोटिवेशन. आपको लोग आएंगे, चेयर अप करेंगे, 2 मिनट के लिए अच्छी बात बोलेंगे, हम यहां पे आए, हम आपको थोड़ी सी बातें बताएंगे, आपकी मोटिवेशन आसमानों छूगी. लेकिन इन द एंड, एज द फेमस सेइंग गोज, पेन इज पर्सनल, सो इज द जर्नी. यह जर्नी आपकी है. आपको कौन मोटिवेट करेगा? आप खुद को मोटिवेट करोगे. इंटरनल मोटिवेशन इज द की. आपको हर दिन सुबह उठ के आपके पेरेंट्स ये नहीं बताएंगे उठ के द हिंदू पढ़ो. वो आपको कौन पुल करेगा, वो आपको कौन पुश करेगा? दैट इज इंटरनल मोटिवेशन. सो इंटरनल मोटिवेशन इज द वन ऑफ द फैक्टर जो इस प्रिपरेशन को डिसाइड करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स विल हेल्प यू to detect the changes that are going in the environment. Day by day क्या challenges आ रही है, क्या changes आ रही है प्रिपरेशन में, कंपटीशन की लेवल में क्या डिफरेंसेस आ रही है. what we call receptive intelligence. आपको ये देखना है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, कि इस बार ये एग्जाम मुझसे क्या डिमांड करेगा. अगर लास्ट ईयर EWS रिजर्वेशन न्यूज में था तो आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि उस पर क्वेश्चन आ जाएगा. अगर रशिया यूक्रेन वार न्यूज में था तो ये क्वेश्चन आ जाएगा. एंड सोशल स्किल्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड जो बाकी लोग हैं वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या चीजें हो रही है. एंड द लास्ट कंपोनेंट बीइंग एम्पैथी. बी एम्पैथेटिक टू योर फेलो एस्पिरेंट्स. ट्रस्ट मी, नॉलेज शेयर करने से कभी कमी नहीं होती है. ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई यूज्ड टू टीच माई जूनियर्स 1 day बिफोर माई ओन एग्जामिनेशन. एंड ट्रस्ट मी, टुडे आई एम हियर. मुझे कुछ कम नहीं हुआ जिंदगी में. बी एम्पैथेटिक. ये कभी मत सोचना विथ नैरो मेंटेलिटी कि आप कामयाब होंगे. बी सेल्फलेस. कंपटीशन जरूरी है, लेकिन एज डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैज सेड, नहीं बेगानगी अच्छी, रफीके राह मंजिल से ठहर जाए शरार, हम भी तो आखिर मिटने वाले हैं. बी एम्पैथेटिक. एक दूसरे को साथ लेके चलो. ये नहीं कि आप खुद तो प्रोग्रेस करोगे, कोशिश करोगे कि वो 3 इडियट्स की उनकी तरह की लाइट ऑफ करने की, ऑल दैट, कि नहीं बस मुझे ही कामयाब होना है. ट्रस्ट मी, अगर आप एम्पैथेटिक रहोगे इस एग्जाम में, आपके कितने दरवाजे खुलेंगे, कितने रास्ते आपके आसान होंगे, आपको उस चीज का आइडिया नहीं है. एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच, क्योंकि आज हम ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन सुनेंगे. वी विल गेट इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन. यहाँ पे बहुत ये कहा गया कि जैसे ऑब्वियसली कि सबकी सिलेक्शन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली नहीं होगी, लेकिन उसका मतलब क्या कि प्रिपरेशन ना करें. अगर आप इस एग्जामिनेशन में सिर्फ इसलिए आते हो कि नेक्स्ट ईयर और विद इन अ ईयर आपको सिलेक्ट होना है, ट्रस्ट में ये एग्जाम आपके लिए नहीं है. ये एग्जाम आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा. You will be more objective in life, more rational in life. आपको दुनिया के हर टॉपिक के बारे में सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता चलेंगे जो इससे पहले आपको जिंदगी में कभी पता नहीं होंगे. You will be more tolerant to other cultures, to other religions, to other beliefs. This is the exam जो आपको कुछ सिखाएगा. एंड अगर आप इस एग्जाम में, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन की और वो सिलेक्ट नहीं होंगे, उसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं है. वही लोग आपको पढ़ा के आपको सिलेक्ट करेंगे, और उन लोगों को इस प्रिपरेशन ने उस काबिल बनाया कि आज वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेकर्स है. तो ये प्रिपरेशन, एज आई विल कंक्लूड माई स्पीच विद द सेइंग, सबको मिल जाएगी मंजिल ये जरूरी तो नहीं, सबको मिल जाएगी मंजिल ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी राह सफर है, सबको चलते रहना है, तुमको चिरागों की तरह राहों में जलते रहना है, हर अंधेरे को उजालों में बदलते रहना है. थैंक यू. All of you are requested to put forth your questions to Mr. Rasik now.
देखो देखो, आपका टेस्ट, आपके रिकैप से आप माइंड में ये सोचोगे कि मैंने एक बुक पढ़ी, अब मैं माइंड में ये देखूंगी कि मुझे क्या क्या याद आ रहा है, ऐसे याद नहीं आता है। आपको क्या करना है, आपने पर्टिकुलर बुक पढ़ी, अब आप उस सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दो। वहाँ पे क्या होता है ना, प्रीलिम्स की ब्यूटी ये है कि आंसर वहीं पे लिखा हुआ है, आपको सिर्फ ढूंढना है। इसलिए इस स्टेज में क्या है कि आपको जब आंसर तभी ढूंढ पाओगे, चीज़ें सारी लिखी हुई है, तो आपको ये याद आता है कि जो मैंने बुक में पढ़ा है लिखा वही है, बट वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो आप क्या करो, एक बुक कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली आप टेस्ट मत दो, पहले रिवाइज करो। और यहाँ पे मत एक्सपेक्ट करो कि आपने एक बार बुक पढ़ी है, यहाँ कोई भी आइंस्टाइन नहीं है कि अब आपको सारा कुछ एक ही में आ जाए। सब्र करो, उसको टेस्ट दो, रिवाइज करो, उसके बाद आप टेस्ट दो। एंड उसमें भी आपको पहले दिन 100 के 100 क्वेश्चंस करेक्ट नहीं होंगे। जब मैंने पहले टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स के, मेरा स्कोर ही 30, 35, 40 रहता था। बट दैट डजंट मीन कि मैं उस चीज़ को लेके, जैसे अभी मैंने कहा, यू हैव टू रेगुलेट योर सेल्फ, वो आ जाएगा एंड यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग। अगर मैंने उस चीज़ पे, जैसे आप अभी कह रहे हो कि उसी पे फोकस किया है, स्कोर नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं है, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो आपको देखना है, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट को समझो, ये नहीं कि पूरा कंटेंट आपको याद करना है, ठीक है। तो रिवीजन इज द की, एंड उसके बाद मॉक टेस्ट दे दो। देखो क्या होता है, पहला चीज, एक पॉइंट माइंड में क्लियर रखो, वो ऑप्शनल चूज करना जो सिकोरिंग हो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप यहाँ पे कोई एथिक्स का टेस्ट देने नहीं आए एक साल में आपको दिखाना है कि नहीं, मैं उसको क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑप्शनल सिकोरिंग है और आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्लियर? क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, दैट इज इट, ठीक है। मैंने एंथ्रो चूज किया, उसका मतलब ये नहीं कि आई एम द टॉर्च बियरर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, या मैं कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ। मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, मैंने किया, दैट इज इट, मुझे अब उसके साथ कुछ नहीं है। क्लियर? अब मेरी स्ट्रेटजी क्या थी एंथ्रोपोलॉजी की, मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले क्या होता है ना, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी का बंदा हूँ, मैं हमने चीज़ें बेसिक से स्टार्ट की है, मैं आपको पहले रियलिटी बताऊंगा जम्मू एंड कश्मीर की विद एंथ्रोपोलॉजी। इशू क्या है, 2 बुक्स मार्केट में आपको मिलेंगे, एक है विवेक बासमी सर की सिंप्लीफाइड फॉर एंथ्रोपोलॉजी एंड अक्षय जैन सर की डीमिस्टिफाइड फॉर एंथ्रोपोलॉजी। और दिक्कत यह है कि अब यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रीलिम्स होता है, वो एसएसबी के लिए भी पढ़ते हैं और प्रीलिम्स उनका हो जाता है और सारे फिर एंथ्रो ही लेते हैं। क्लियर? और वो जो सब्जेक्ट्स है ना, पहली चीज़ क्लियर रखो, वो जो 2 बुक्स मैंने मेंशन की, वो बुक्स नहीं है, वो गाइड है, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा गया गाइड है। अब आप उसको प्राइमरी सोर्स रखोगे, फिर एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे सिलेक्शन हो जाएगी, मुझे नहीं पता है कि कैसे सिलेक्शन हो जाएगी। अब मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, देखो, अगर आप पहले 2 चैप्टर पढ़ोगे एंथ्रोपोलॉजी के, जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विद द अदर साइंसेस। लाइक क्वेश्चन आ जाएगा, रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विथ मेडिकल साइंस, विथ सोशियोलॉजी, विथ हिस्ट्री, विथ आर्कियोलॉजी, ऑल दैट। क्लियर? फिर आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, उसमें है ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब 5 है, लेकिन मेजर 4 ब्रांचेस जो एंथ्रोपोलॉजी के हैं, एक है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा है फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। पेपर बी में फिर जो 2 ब्रांचेस आते हैं वो है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। अब जब मैंने पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए, मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन सारे ब्रांचेस का पता चल गया। अब जो मेरी पढ़ाई होनी चाहिए है एंथ्रोपोलॉजी की, वो ब्रांच वाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिलेबस जिस फॉर्म में लिखा गया वो प्रॉपर पैटर्न में नहीं लिखा गया है। आप पहला चैप्टर पढ़ते हो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, वो है सोसाइटी, नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हो ये जेनेटिक्स, ये कहाँ से सिंक होगा? आप समझे मेरी बात? तो एंथ्रो को कैसे पढ़ना है? ब्रांच वाइज। सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी थी, वो थी, जो बुक मैंने पढ़ी है वो है इन सर्च ऑफ आवर सेल्व्स बाय वेद सर। क्लियर? अब इसमें क्या स्ट्रेटजी है कि जब आप पर्टिकुलर चैप्टर वेद सर की बुक से पढ़ोगे, सपोज आपने मैरिज वाला चैप्टर वेद सर की बुक से पढ़ा, वो बुक स्टोरी फॉर्म है, वो उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। बट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको कैसे लिखोगे, वो कौन आपको सिखाएगा? अक्षय जैन और विवेक बासमी की बुक। वाई? क्योंकि वेद सर की बुक में, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, वहां पे सिंपली वेरियस डेफिनेशंस ऑफ मैरिज लिखी होंगी, लेकिन क्वेश्चन आपको कभी भी व्हाट आर दी वेरियस डेफिनेशंस ऑफ मैरिज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा?
क्राइसिस इन द डेफिनेशन ऑफ मैरिज। एंड ये आप कहां से सीखोगे? हाउ टू एग्जीक्यूट और प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन जो आपने वेद सर की बुक से सीखी है इनटू द डिमांड्स एज पर द डिमांड्स ऑफ यूपीएससी और जेकेपीएससी। वो है विवेक सर की बुक और अक्षय जैन की बुक, क्योंकि वहां पे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में PYQs बाकी चीजों के पैटर्न में लिखा गया है। ठीक, तो क्या स्ट्रेटजी है? स्टैंडर्ड बुक देन एनी ऑफ दीज टू बुक। फिर जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो बुक मैंने पढ़ी वो है पीनाथ एंड सेम स्ट्रेटजी, पहले एक पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम पीनाथ देन अक्षय जैन और विवेक बासु। क्लियर? अब सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो बुक आती है वो है नदीम हसन सर की बुक, नदीम हसन सर की बुक, सेम स्ट्रेटजी। फिर जो है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की नदीम हसन सर की बुक, देन विवेक वासमी और अक्षय जैन। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है जो आप लोग सभी नहीं करोगे, जिनका भी एंथ्रो ऑप्शनल है, वो है लिंकिंग ऑल दी सेगमेंट्स विद दी करंट अफेयर्स। जो लोग एंथ्रो के ग्रुप में होंगे, अभी का जो मेंस हुआ है, मैंने से पहले क्वेश्चन वहां पे प्रेडिक्ट किए थे कि इस बार क्या आ जाएंगे। द रीजन बीइंग एज आई सेड यू शुड, आपको अपना जो आपका पेपर निकालेगा, सपोज आपका जो ये आर्ट एंड कल्चर का पेपर निकालेगा, जब वो पेपर सेट कर रहा होगा, वो आपकी नितिन सिंघानिया पढ़ के नहीं पेपर आपका सेट करेगा। जो भी सोशो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज पूरी कंट्री एंड ग्लोबल लेवल पे कंट्री में हो रहे हैं, वो उन पे क्वेश्चन बनाएगा। तो इस बार एक्सपेक्टेड क्यों था कि इस बार वो पाबो पे, सावन पाबो पे क्वेश्चन आया? क्योंकि उनको नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में, लेकिन एंथ्रो से क्या लीक था? उनकी जो रिसर्च थी दैट वाज बेस्ड ऑन पैलियोजीनोमिक्स एंड जीनोमिक्स, आर्कियोलॉजी, ऑल उस चीज में वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या करना? यू हैव टू लिंक ऑल दीज थिंग्स विद द करंट अफेयर्स। एंड फॉर करंट अफेयर्स मैंने जो मैगजीन फॉलो की थी वो है विष्णु IAS की जो मंथली मैगजीन आती है फॉर एंथ्रोपोलॉजी, वो मैंने पढ़ी। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। ओके ओके इंटरव्यू। पहली बात, मुझे इंटरव्यू में 180 मिली है, वन ऑफ द हाईएस्ट। एंड ये बात मैं माय फ्रेंड विल टेल यू, क्योंकि हम दोनों के वन ऑफ द हाईएस्ट है, इनके 176 है, तो ज़्यादा डिफरेंस हमारा नहीं है। तो इंटरव्यू में हमारा इतना स्कोर आया क्यों? एंड ट्रस्ट मी, हमें इंटरव्यू से पहले हम बोल रहे थे, इवन कि हम 200 कह रहे थे कि अराउंड 200 हमें आएंगे। रीज़न क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थी, मैं रीज़न आपको बताऊंगा। इंटरव्यू आप अपना खुद डिसाइड करते हो इफ यू आर कॉन्फिडेंट। आपको एक फॉर्म मिलता है बिफोर इंटरव्यू, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। क्लियर? अब उसमें आपको सारी चीजें लिखनी है, आपका नाम, आप कहाँ रह रहे हो, आपकी मदर कहाँ से है, आपके फादर कहाँ से। अगर आपकी मदर सेम डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, आपको वो डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ के जाना है। आप समझे मेरी बात? आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज, ऑल दैट उसमें वो मेंशन करना है। और मोस्ट ऑफ दी जो आपका इंटरव्यू है करंट अफेयर्स को हटा के, वो इस डेप्थ से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो होता क्या है, अब जब मैं इंट्रोडक्शन देने के लिए गया, मैंने अपने डेप में मेंशन किया था इंटरेस्ट्स में फॉलोइंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। क्लियर? अब मेरा क्या टारगेट था? हमने पहले ही डिसाइड किया था, क्योंकि ये मेरे रूममेट है, हमने एक साथ सारी तैयारी की थी। हमने कहा पहला अटेम्प्ट है, क्लियर, हार्डली वहां पे 25 मिनट या 30 मिनट हमें वहां पे रहेंगे। कोई रिग्रेट हमें जिंदगी में नहीं रहना चाहिए कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया। जो होगा, हम डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, वी विल प्ले ऑफेंसिव। जो भी होगा हम डरेंगे नहीं, ये पहली हमारी माइंड में क्लियर था चीजें। अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में ही इस टर्म को बड़ा चढ़ा कर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि IR मेरा स्ट्रांग था, फॉरेन पॉलिसी पे मेरा होल्ड था। तो जो ही मैंने इंट्रोडक्शन में दिया कि माय नेम इज दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, एंड माय इंटरेस्ट इज फॉर, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ी कैची टर्म है, मैग्नेटिक टर्म है, और मुझे पता था ये सबको पता होता है, IR सभी फॉलो करते हैं। जो ही मैंने मेंशन किया, एंड माय इंटरेस्ट इज फॉलोइंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब मुझे पता था कोई भी इंटरव्यू होगा ऑब्वियसली उसका दिमाग वही जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने बोला कितने साल से फॉलो कर रहे हो आप, तो ये ऐसे ही पढ़िए, कौन सा इंटरेस्ट है, आपने तो ऐसे ही पढ़ा होगा, सिलेबस का पार्ट है, ये इंटरेस्ट है, हॉबी क्या ही आप बोल रहे हो। तो अब यहाँ पे ना आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। अब आप नहीं बोलोगे हाँ सर आप सच कह रहे हो, मैंने सिलेबस के लिए पढ़ा। मैंने कहा नहीं सर, मेरी हॉबी इंटरेस्ट है। बोला कितने सालों से इंटरेस्ट है। सी यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड में आपको दिखाऊंगा। अगर मैंने वहां पे 5 साल बोला होता, 6 साल बोला होता, या 4 साल बोलता होता, तो एक किस्म के क्वेश्चंस आते।
अब मेरा आंसर जो था वो वेल प्लानर था, मैंने कहा 10 साल। अब 10 साल मैंने क्यों कहा, उसमें कुछ साल कांग्रेस गवर्नमेंट के भी आते, यूपीए गवर्नमेंट के। अब पहला ही क्वेश्चन जो था एक्सपेक्टेड था मुझे, व्हाट आर दी फंडामेंटल चेंजेस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर एनडीए गवर्नमेंट केम इनटू पावर। क्लियर, मैंने प्रिपेयर किया था, मुझे पता था, एंड ऑब्वियसली जब आपको पता है ना आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा। मेरा जो आंसर था बहुत अच्छा था, उसमें मैंने बहुत, अब मैं आंसर यहां नहीं बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए। वन ऑफ दी पॉइंट जो मेरा था वो था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक, अब ये टर्म जब आप बोलते हो ना, ऑब्वियसली आपको उसी पे क्वेश्चन पड़ेगा, उनको लगेगा कि शायद रट के तो नहीं आए। बोला चलो टेल अस दी फ्यू एग्जांपल्स, रिसेंट एग्जांपल्स अबाउट वायर इंडिया शोड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ऑब्वियसली ये भी एक्सपेक्टेड था। मैंने कहा एक मैं एग्जांपल बताऊंगा दैट इंडिया डिड नॉट कम अंडर द प्रेशर ऑफ यूएस व्हाइल बाइंग फ्यूल्स फ्रॉम रशिया ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन क्राइसिस। सेकंड पॉइंट, ये मैंने क्यों बोला था, क्योंकि मुझे अब उनको दूसरी साइड में लेना था। मैंने बोला सेकंड एग्जांपल इज इंडिया डिड नॉट कम अंडर प्रेशर व्हाइल डिसाइडिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी इन अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान टेक ओवर। ठीक, जब अब मैंने ये बोला तो दूसरे साइड से एक सर आए, डोंट यू फील इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज अ फेलियर इन अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान टेक ओवर। ठीक, अब जब आपको सारी चीज़ें पता है ना, ये चीज़ें ऑब्वियसली जब आपका इंटरेस्ट है, मैंने पूरी साल ये पढ़ी है, आई यूज्ड टू मेक ओपिनियंस, खुद के ओपिनियंस इन पे। तो अब यहाँ पे मुझे दो चीज़ें, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा गया था, ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। इनको इसमें मेरी नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे कितने फैक्ट्स पता है कि कितने किलो का राइस उन्होंने वहाँ पे भेजा अफगानिस्तान को, उनको उससे कुछ नहीं है। कितना एड हमने दिया, कौन सा मिशन उन्होंने लॉन्च किया वहाँ के स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, वो नहीं था। इस क्वेश्चन से उनको ये चेक करना था वेदर आई विल प्लेस माई आंसर, बेस माई आंसर ऑन ऑब्जेक्टिविटी ऑल माई पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। अब यहाँ पे आपका टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिविटी का, बायसनेस है, आप इम्पार्शियल हो या पार्शियल हो, ये इस चीज़ से पता चलता है। अब मेरा क्या आंसर था, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन क्या था, डोंट यू फील इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज अ फेलियर इन अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान टेक ओवर। क्लियर, अब आंसर सुन। मेरा आंसर अब यहाँ पे यस और नो नहीं होता है आपको, जैसे अभी सर ने कहा कि आपके इस लाइफ में थोड़ी बहुत ब्यूरोक्रेसी, थोड़ी बहुत स्टूडेंट का नेचर होना चाहिए। तो मेरा आंसर था सर, इंडिया वाज रियलिस्टिक एनफ, India was realistic enough to know that India did not have enough grounds to change the developments in Afghanistan unilaterally. Thus, our policy of strategic silence or wait and watch approach was the most suited one. अब मैं इतना ही चुप करता तो मैंने पूरा सपोर्ट किसको किया, गवर्नमेंट को, लेकिन वहां पे क्या करना था। However, अब मैंने क्या बोला कि पहले मैंने सपोर्ट किया ना कि वी वर द रियलिस्टिक, आवर दो स्ट्रेटेजिक, हमारी जो पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस और वेट एंड वॉच अप्रोच वाज द मोस्ट suited one. However, our recent engagements with Taliban shows our ideological shift with respect to the Taliban. Therefore, I believe diplomatic, economic and political development should take place so that we can leverage economic and political benefits from the Afghanistan, and thus we will prevent China from taking our strategic space. अब इसमें आंसर में दो चीज़ें थी, एक मेरा साइड दैट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रलिटी, सेकंड ये है कि मैंने वहां पे स्कोप रखा फॉर परफेक्शन। मैंने उनको बताया कि हमने ठीक किया बट देयर इज ए स्कोप, अब हमें डेवलपमेंट्स बढ़ाने हैं, हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन वो स्पेस लेगा, चाइना। ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर, अब ऐसे ही मेरे क्वेश्चन चलते रहे, फिर मेरे ग्रेजुएशन पे आए और मेरी ग्रेजुएशन में उन्होंने आई थिंक 40% सिंस आई हैव डन बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी, तो वो आप मेरी ग्रेजुएशन में उन्होंने बहुत कुछ पूछा। क्लियर, तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आप जो ग्रेजुएशन आपने की है थोड़ा बहुत उस चीज़ की नॉलेज रखो। क्लियर, क्योंकि वो उस चीज़ से आपको जज करेंगे। जिसने अपनी ग्रेजुएशन नहीं पढ़ी है ऑब्वियसली आप वो रटा मार के ही तो यहाँ पे आया है, तो ये चीज़ उन्होंने मुझे उस चीज़ पर जज किया एंड फॉर्चुनेटली मुझे वो सारे आंसर अच्छे से आते थे और उन्होंने वहीं पे मुझे उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे उस चीज़ को वहीं पे अप्रिशिएट किया कि नहीं आपको सच में इतनी अपनी ग्रेजुएशन का बहुत ज़्यादा पता है। तो फिर अब मैंने अपना एरिया लिखा है, लो लॉ, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आए। अब जितनी भी टर्म्स आपने उसमें मेंशन की, इवन कि मैं ये कहूँगा अगर आपकी जो ईमेल आईडी है
ये मतलब बहुत एक्सट्रीम पॉइंट में बोल रहा हूं, उसमें कोई वर्ड है जैसे मेरा है डॉक्टर रासिक 19 क्यों है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आपकी डीओबी किस ईयर में है, उस ईयर में क्या हुआ है, सब पढ़ना है। तो इंटरव्यू आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। द ओनली रीजन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ एंड अपने आंसर्स को कीप देम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, रेशनलिटी। अपनी पॉलिटिकल जो भी आपके इंटरेस्ट है उसको साइड रखो, रिलीजियस बिलीफ्स वहां ज्यादा नहीं दिखनी चाहिए। कोई भी आंसर आएगा यू शुड स्टे न्यूट्रल, दैट्स इट। ओके, और कहीं बिल्कुल। माई फर्म बिलीफ इन दी प्रेयर नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, दैट अल्लाह की नुसरत और फतेह आपके बहुत क्लोज है। ओनली थिंग यू नीड टू डू इज यू हैव टू कीप फाइटिंग, आपको फाइट करना है। और ऑब्वियसली अब आप मोटिवेशन की बात कहोगे, इफ़ योर वाई इज क्लियर, आप वाई क्यों सिविल सर्विस में आए हो, तो ये जो क्योंकि अहम इंसान है, आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहोगे। जो खुद मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे वो भी मुझे लगता है दिन में 10 बार डिप्रेस होते होंगे। तो ये चीज़ है, ये प्रिपरेशन ही ऐसी है। जैसे मैंने कहा सुबह आपको लगेगा टॉप करूंगी, शाम को लगेगा प्रीलिम्स भी नहीं है। तो आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। एंड जो लोग आपके लिए सच में अच्छा चाहते हैं, जैसे आपकी फैमिली, उनसे बात करने की आदत डालो। हमें क्या पंगा होता है कि अगर मैं टेंशन हूँ, घर की कॉल आएगी, अरे मम्मी यार बैठो मुझे टेंशन है। भाई यही तो है जो आपको अच्छा एडवाइस देगी। बाप कॉल करेगा बाद में कॉल करो, मेरा अभी मूड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी दिक्कत क्या है, जो असल में इस दुनिया के इंसानों में से आपके माँ बाप से ज़्यादा आपके बारे में अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता है, और टीचर्स इंक्लूडेड ऑब्वियसली कोई नहीं सोच सकता। आप डीमोटिवेट होगे, अपनी फैमिली से बात करो, भाई बहनों से बात करोगे, काम हो जाओगे, और लाइफ में पॉजिटिविटीज़ पे फोकस करो। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आपके लिए भी क्या है कि आपने सोचा ही है कि आप एग्जाम की तैयारी करो। ट्रस्ट मी, अभी बार लाखों लोग होंगे जो गलत गलत कामों में लगे हुए हैं, बट अल्लाह हैज चोजन यू फॉर दिस प्रिपरेशन। तो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि मुझे पता है। तो अपने लिए पहले सारे एक बार क्लैप्स करो। द रीजन बीइंग कसम से ये मैं बात बता रहा हूं कि आप लोग सच में वो लोग हो जो अपनी घर की, अपनी फैमिली की जो कंडीशन है, वेदर बी इट फाइनेंशियल कंडीशन या कोई भी कंडीशन, चेंज करने वाले हो। ये आप वो बच्चे हो जो चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप की, भाई बहनों की आगे जाके मदद करें। तो आप यहाँ पे आए हो तो ऑब्वियसली आप अच्छे लोग हो, आप तभी यहाँ पे हो, वरना अभी इतने गलत काम बाहर सोसाइटी में हो रहे हैं, बी ड्रग्स ऑल दैट, आप गॉड फॉरबिड वहाँ पे होते। बट यू हैव चूजन दिस पाथ, आप यहाँ पे आए हो, अपनी फैमिली के लिए फाइट करोगे। ट्रस्ट मी, अल्लाह ऐसे इंसानों को कभी निराश नहीं करता। नोट मेकिंग होती क्या है, इसलिए इसको बोलते हैं ना नोट डाउन। आप कुछ चीज कर रहे हो, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आपने पॉलिटी में पढ़ी होंगी। पहला नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। उसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। अब जब आप ये लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे, अगर आपने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी, चलो ये पहले 2 पेजेस पे नेशनल इमरजेंसी, अब आपने खत्म किया, उस पेज को आपने पलटा। अब आप कौन सी इमरजेंसी पढ़ रहे हो? प्रेसिडेंट रूल पढ़ रहे हो आपने वो खत्म किया। उसके बाद आप फाइनेंशियल इमरजेंसी नेक्स्ट 2 पेजेस पे आपने पढ़ा या 3 पेजेस पे। अगर आपने उसको इसी फॉर्म में कॉपी पेस्ट अपने बुक पे किया तो ये नोट मेकिंग नहीं। इन तीनों टॉपिक्स को आपको एक ही पेज में इन टेबुलेशन फॉर्म में लिखना है, दैट इज नोट मेकिंग। वो कैसे? एक साइड टेबल पे आप लिखोगे टाइप ऑफ इमरजेंसी, आपने नीचे क्या लिखा? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, यहाँ स्टेट इमरजेंसी 2 वो मिसनॉमर है, बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर? दूसरी हेडिंग आर्टिकल रिलेटेड 352, 356, 360। उसके बाद कि कितनी मेजॉरिटी हमें चाहिए, किसकी कॉन्सेंसस हमें चाहिए कि हम लागू करें नेशनल इमरजेंसी। क्लियर? कितने टाइम पीरियड, ऊपर लिखोगे टाइम पीरियड, किसका कितना है, किसका कितना है, किसका कितना है। उसके बाद कंटिन्यू करने के लिए हमें किसका साइन चाहिए वो आपको लिखना है। इसको बोलते हैं नोट मेकिंग। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको इंटीग्रेटेड वे में आएगा। अब क्वेश्चन अगर आप पहला का प्रीलिम्स देखोगे, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे आता था, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। नीचे आप 360 चूज करोगे।
अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है पॉलिटी का, लेकिन अब आपको मिक्स में क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा बहुत नेशनल का, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल का। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को एक ही जगह, इतने पे ये तीनों टॉपिक्स आ जाएंगे, इसको बोलते हैं नोट मेकिंग। तो यूर नोट्स शुड बी प्रिसाइज, इफेक्टिव एंड टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करो, जहाँ पे डेटा रिलेवेंट है उसको इनसर्कल करो। तो बाकी कहानी, समरी लिखनी, कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं ना, वो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। क्लियर? ओके। आपने पहले जब बोला कि अगर आपका थॉट है कि आप यहाँ आए हो कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाओगे, दैट्स इट, तो यू डोंट हैव योर थॉट्स, आप इस एग्ज़ाम के लिए फिर नहीं हो इधर। आई वांट टू नो कि आपको इस एग्ज़ाम ने कैसे चेंज किया, व्हाट वाज यू बिफोर एंड व्हाट्स यू नाउ। अगर मुझे इस प्रिपरेशन से पहले मेंस्ट्रुअल जो लीव मिलती है, ठीक, उसके बारे में, या एबॉर्शन की एग्जांपल मैं लूँगा। अगर मुझे एबॉर्शन पे कोई क्वेश्चन पूछता कि आपकी व्यूज क्या है ऑन मैटरनिटी लीव, ऑन एबॉर्शन और दीज कंसर्न्स, तो मेरा जो आंसर होता वो एक डायमेंशन का, रिलीजियस डायमेंशन पे ही बेसिक था। आप समझे मेरी बात? बट अब मुझे इसका ये भी पता है कि कभी अगर कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज है, कभी अगर ये हमें नीड पड़ती है कि अगर एबॉर्शन नहीं करेंगे तो मदर की डेथ हो जाएगी, वहां पे एथिकल डायमेंशन को देख के अब मुझे ये पता है कि कब हम एबॉर्शन अलाउ करते हैं। नॉट कि इसलिए हम एबॉर्शन को अलाउ नहीं करते हैं कि क्योंकि ये पर्टिकुलर जेंडर से है, नो, उस टाइम नीड ये है कि हम एबॉर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि मेडिकली हम पे ये जरूरी बन गई है ऑब्लिगेशन कि अगर ये ना करें तो बोथ मदर एंड बेबी विल डाई। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल आपको चीज़ों का पता चलता है, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स दुनिया में है, उसका सोशल डायमेंशन क्या है, उसका पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, उसका लीगल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, ये एग्जाम आपको सिखाएगा। क्योंकि ठीक है, देखिए मेरा जो ओपिनियन इस चीज़ पे है, मेरा जो बिलीफ है, मैं ओब्वियसली आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि मैं यहाँ पे वो थोड़ी कोई फिलासफर हूँ कि मैं स्टून पे वो आपको आंसर दूंगा। मैं आपको अपना बिलीफ बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। आई बिलीव जो रिलीजन है, जो इस्लाम है, वो 1% इबादत है, 99% वो हुकूक है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन। होता क्या है कि मुस्लिम, सिंस यहाँ पे मुस्लिम ही ज़्यादा है, दैट इज़ द रीज़न मैं उस पर वो बात कर रहा हूँ कि क्या होता है, जितना आप अच्छे बेटे हो, औलाद हो, उतना आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, उतना आपको अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए, उतना आपको अच्छा टीचर होना चाहिए। आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में उतने ही आगे होने चाहिए जितना आप मेडिकल फील्ड में आगे होने चाहिए। आपको उतना बेस्ट डॉक्टर होना चाहिए कि ताकि आप इतने ऑनेस्टी के साथ एथिकल वे में काम करो कि लोग आपको देख के कहे कि नहीं यार ये इंसान है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो एंड अगर आप रिलीजियस बिलीफ्स अच्छे हैं तो आप वहाँ भी हराम काम नहीं करोगे, आप वहाँ भी काम ऑनेस्टी के साथ करोगे। तो होता क्या है, जैसे आपने अभी बताया कि जो मेरी रिलीजियस वर्क है उस पर मुझे लगता है कि टाइम कम मिलता है, मैं कैसे दोनों को बैलेंस करूँगी। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को हटके देखोगे, अगर आपको ये देखोगे कि जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ओब्वियसली आप 24 आवर्स इबादत तो नहीं करते होंगे, अगर इस मंथ में आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है फॉर योर रिलीजियस अफेयर्स, तो ओब्वियसली आप करो। एक मंथ से आप कह रहे हो ना कि एक मंथ से ये एग्जाम, अगर एक मंथ से ही, क्योंकि आपको मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी मत पढ़ो, इस मंथ में हम भी कम पढ़ते थे, इस मंथ पे हमने भी कम पढ़ाई की क्योंकि ऑब्वियसली हम दूसरे अफेयर्स होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि इस मंथ की वजह से हम सेलेक्ट नहीं हुए, हम यहाँ पे बैठे, हमने भी लास्ट मंथ में हम पढ़ाई करते थे, कम पढ़ाई होती थी। ये एग्ज़ाम आपको क्या देखता है कि एवरेज आपने पूरे साल, पूरे 2 साल क्या किए। आप अभी 18 आवर्स पढ़ो, कल आप 2 आवर्स पढ़ो, ऐसे नहीं होती है सिलेक्शन। आप 6-7 आवर्स ही पढ़ो, बट द की इज कंसिस्टेंसी। इस मंथ में अगर आपकी पढ़ाई कम होती है ड्यू टू सम रीजंस, नेक्स्ट मंथ में वो कंपनसेट करो, इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट ऑल और नन फिनोमेना, यहाँ पूरा यहाँ कुछ नहीं, बिल्कुल लाइफ में वो मिडल पाथ ढूंढना स्टार्ट करो, खुश रहेंगे, कोई यहाँ मत पे। सबसे दिक्कत पता है क्या है मुझे जो लगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि जो मेरे दोस्त मेरे साथ मेरे ये यहाँ पे है, ट्रस्ट मी, ही इज़ द गाय, आई हैव सीन हिज जर्नी इन लास्ट 2 years, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू दैट यू कैन रीच टू, कि आई नो इस 2 सालों में कैसे इसने एक्सेल किया है, कितनी इसने मेहनत की है,
एंड इसकी जो टेक्निकलिटीज़ है फॉर दिस एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। लेकिन मैं एक बात ही बताऊंगा ज़्यादा, देन आई विल पास माइक टू माय फेलो स्पीकर। ये है कि जब हम इस पढ़ाई में आते हैं ना, मैंने ये कश्मीर में ओवरऑल अपनी सोसाइटी में, कश्मीर में नहीं जहाँ बाहर में रहा हूँ वहाँ भी देखा है, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करने आते हो आपको लगता है आज के बाद मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अब मैं यूपीएससी की तैयारी, मेरे साथ मत चलो, ऑल दैट ये वगैरह, आप एक दिन में सारा फ़ोन ऑफ, ऑल दैट वगैरह, वो मोटिवेशन 2 दिन टिकती है, वो 3 दिन नहीं टिकेगी। काम रहो, पढ़ाई है, एग्ज़ाम है, कोई ज़िंदगी नहीं है ये। काम रहो, ये जैसे आपने ग्रेजुएशन की है वैसे ये करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, बाकी चीज़ें, लेकिन पहले ही आपने यहाँ पे स्ट्रेस लिया, नहीं मुझे उसके साथ आप मजाक नहीं करना। क्यों? क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स मजाक नहीं करते। ये किसने बोला? अरे मज़े करो, खाना अच्छे से खाओ, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, खुश रहो, सबके साथ, सबको साथ लेके चलो, तब आप जब पढ़ाई करोगे ना, यू विल एंजॉय द प्रोसेस। बिकॉज आई विल कंक्लूड विद दिस सेइंग कि मंजिल मिले या ना मिले मुझे उसका गम नहीं, मंजिल मिले या ना मिले मुझे उसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। थैंक यू।